हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल ही आपको बता दिया गया था कि आज हम कोटा शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कोटा शैली के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कोटा शैली की खोज कब और किसने की। देखिए, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि उस जगह या राज्य या नगर की स्थापना किसने कराई या कब की गई। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि उस शैली की ही खोज कब की गई। देखिए, यहाँ पर जो कोटा शैली लिखा हुआ है, इसकी खोज कब की गई, यानी कि इसके बारे में कब पता लगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है सन 1952 ईस्वी में कर्नल टीजी गेयर एंडरसन द्वारा कोटा शैली की खोज की गई। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1952 ईस्वी। आपको पता ही है कि भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ भारत। एक सेकेंड, 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ। जबकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, 1952 ईस्वी में। इसका मतलब ये है कि भारत की आज़ादी के बाद कोटा शैली के बारे में पता चला। और किसने पता किया? कर्नल टीजी गेयर एंडरसन ने। ये भी एक अंग्रेजी थे, कर्नल टीजी गेयर एंडरसन ने कोटा शैली की खोज 1952 ईस्वी में की। और ये इसका पता भारत की आज़ादी के बाद लगता है। आपको अगर याद हो, कल जो टॉपिक पढ़ाया गया था बूंदी शैली के बारे में, आपको लास्ट में एक नोट मिला था जिसमें ये बताया गया था कि बूंदी शैली के जो चित्र थे वो जो है विक्टोरिया अल्बर्ट नामक जो संग्रहालय लंदन में स्थित है, वहाँ पर बूंदी शैली के सर्वाधिक मात्रा में चित्र संग्रहित किए गए हैं। तो जब ये राजस्थान की शैली उपशैली जो बूंदी शैली है, उसके चित्र जब उस संग्रहालय लंदन में जो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय वहाँ संग्रहित होने के लिए जाते थे, लेटेस्ट चित्र जो वहाँ पर गए लास्ट में, यानी अंतिम दिनों में जब वहाँ पर जो चित्र गए बूंदी शैली के चित्र वहाँ पर जो संग्रहित होने के लिए गए, जो वहाँ के कलाविद थे उन्होंने देखा कि जो अब चित्र आ रहे हैं, पहले जो चित्र आते थे उनमें और इन चित्रों में भिन्नता है। यानी कि बूंदी शैली की जो विशेषताएँ थी उससे हट कर चित्र जाने लगे, उन विशेषताओं से हट कर कोई दूसरी विशेषताओं के चित्र जाने लगे। तो वहीं पर पता चलता है कि ये बूंदी शैली के चित्र नहीं हैं, ये कोटा शैली के चित्र हैं। लंदन में ही पता चलता है, इसीलिए ये अंग्रेज़ अधिकारी ने इसकी खोज की, इसी की वजह से। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कोटा शैली का पता लगता है। अब देखिए, अगला पॉइंट है 1624 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने बूंदी के शासक राव रतन सिंह के पुत्र माधव सिंह को कोटा के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसका मतलब ये है, जब मुगल आ गए थे अपने यहाँ 1624 ईस्वी में जहांगीर का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? जहांगीर का। इन्होंने जो बूंदी के शासक थे, देखिए बूंदी के शासक हैं ये, राव रतन सिंह के पुत्र माधव सिंह को कोटा के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान की। जो ये कोटा है ये पहले बूंदी के अधीन था, बूंदी जो राज्य था उसके अधीन था। लेकिन जहांगीर ने, जो बूंदी के शासक थे राव रतन सिंह, उनके पुत्र माधव सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस तरह कोटा शैली। उसके बाद क्या होता है, देखिए 1924 में ये स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे रहे हैं जहांगीर, लेकिन 1631 ईस्वी में क्या होता है, 1631 ईस्वी में ये जो माधव सिंह हैं, ये राव रतन सिंह के पुत्र जो माधव सिंह हैं, ये कुछ कोटा के आसपास के और क्षेत्रों को जीत के कोटा का एक थोड़ा सा व्यापक क्षेत्र बना लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कोटा शैली का स्वतंत्र राज्य कब बना, तो आप 1631 टिक करेंगे ऑप्शन में अगर आपके रहेगा। लेकिन इनको स्वतंत्र रूप से मान्यता किस शासक ने दी, तब 1624 करेंगे। लेकिन कोटा राज्य की स्वतंत्र रूप से स्थापना कब हुई, तो 1631 टिक करेंगे ऑप्शन में अगर आपकी रहेगा तो। ऐसा इसलिए क्योंकि जहांगीर सिर्फ मान्यता प्रदान की कर रहे हैं कि कोटा के स्वतंत्र शासक हैं, लेकिन जो ये माधव सिंह हैं ये कोटा के आसपास के क्षेत्रों को और जीत कर अपने राज्य में मिला लेते हैं, उसके बाद कोटा राज्य की स्थापना करते हैं। अब आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब अगला पॉइंट अगर देखें तो कोटा चित्रकला शैली को शुरुआत में प्रोत्साहित करने का श्रेय जो है शासक जगत सिंह को जाता। अभी देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा पहला पॉइंट कि 1952 में कर्नल टीजी गेयर एंडरसन द्वारा कोटा शैली की खोज की गई। ये तो अभी का पॉइंट हो गया, लेटेस्ट का। लेकिन कोटा शैली की शुरुआत कैसे हुई, कोटा राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में अगर हम देखें तो 1624 में जहांगीर ने जो है कोटा माधव सिंह को स्वतंत्र राज्य की स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है
देखिए एक दूसरे से ये सब पॉइंट जुड़ा है, जब तक आप ऊपर वाला नहीं समझेंगे तो नीचे वाला आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला काम ये हो रहा है कि 1624 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर जो है बूंदी के शासक थे। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बूंदी के शासक राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर रहे हैं। और माधो सिंह क्या करते हैं, कोटा के आसपास के और ज़्यादा क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिलाकर कोटा की स्थापना करते हैं, कोटा नामक नगर की स्थापना करते हैं। और वहीं पास में एक कोट्या नाम का, वहीं पर पास में एक भील जनजाति रहती थी, वहाँ पर एक कोट्या नाम का नेता था, उसी के नाम पर इस कोटा क्षेत्र का नाम जो है कोटा पड़ा। उसी भील नेता के नाम पर, कोट्या के नाम पर ही इसका नाम कोटा पड़ा था, इस जगह का नाम। अब देखिए क्या होता है, अब अभी तक हम पढ़े राज्य के बारे में, राज्य की स्थापना कैसे हो रही, कोटा नामक जगह या नगर की स्थापना कैसे हुई। अब हम पढ़ रहे हैं चित्रकला शैली के बारे में, कोटा चित्रकला शैली के बारे में। देखिए क्या होता है, सबसे शुरुआत में जो है कोटा शैली को प्रोत्साहित कौन सा शासक कर रहा है, जगत सिंह। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कोटा चित्रकला शैली को शुरुआत में प्रोत्साहित करने का श्रेय किस शासक को जाता है, तो आप क्या आंसर करेंगे, जगत सिंह। शुरुआत में, यहाँ लिखा हुआ है शुरुआत में, इस वाले पॉइंट को आप, इस शब्द को आपको पकड़ के रखना है, शुरुआत में प्रोत्साहित किया इन्होंने। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने का श्रेय यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो लिखा है कोटा चित्रकला शैली को शुरुआत में प्रोत्साहित करने का श्रेय कोटा के शासक जगत सिंह को जाता है, इसका ये मतलब है कि अभी तक जो चित्रकला शैली आ रही थी उसमें बूंदी चित्रकला शैली मिक्स थी, यानी मिश्रण था, उसमें मिलावटी थी। कोटा शैली का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, लेकिन इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं एक शासक हैं कोटा के, जगत सिंह। वो अलग से प्रोत्साहित करने की शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं, कोटा चित्रकला शैली एक अलग अस्तित्व में आनी चाहिए, लेकिन वो अभी कर नहीं पाए हैं ऐसा। आगे चलकर एक शासक आते हैं राम सिंह, वो जो है उसको स्वतंत्र अस्तित्व दिलाते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब ये हुआ बूंदी शैली से अलग हटकर सिर्फ कोटा शैली की बात की जाए, बूंदी शैली का इसमें मिश्रण नहीं रहेगा। स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब यहाँ पर यही है कि अब प्योर जो है कोटा शैली में ही चित्र बन रहे हैं। अब आपको इन दोनों पॉइंट का मतलब अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने का श्रेय राम सिंह को जाता है, जबकि शुरुआत में प्रोत्साहित करने का श्रेय जगत सिंह को है। आपके एग्जाम में राम सिंह वाला पॉइंट पूछा जा सकता है, यही इंपॉर्टेंट है। अब आगे अगर देखें तो कोटा शैली के संरक्षण करता है, कोटा शैली के शासकों ने, कौन कौन से शासक ने कोटा शैली को संरक्षण दिया, तो ऐसे पहले शासक हैं भीमसेन। भीमसेन ने कृष्ण को शासक माना और स्वयं उनका दीवान बनकर राज्य किया। इन्होंने क्या किया, जो कृष्ण थे उन्हीं को शासक मान लिया, प्रतीक उनका मान लिया कि ये शासक है कृष्ण जी और मैं उनका दीवान हूँ। ऐसा सोच कर इन्होंने, ऐसी सोच बनाकर इन्होंने जो राज्य में शासन किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, कोटा का नाम ही बदल दिया, उसका नाम क्या रख दिया, नंदग्राम रख दिया। ये कृष्ण भक्त प्रेमी थे, कृष्ण भक्त थे देखा जाए तो, उन्होंने कोटा का नाम भी नंदग्राम रख दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोटा शैली के किस शासक ने कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम रख दिया। देखिए ये नाम जो है नंदग्राम, इनके नाम से भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपको इसको याद रखना चाहिए, याद करना पड़ेगा। नंदग्राम कोटा का नाम बदलकर किसने रखा, भीमसेन ने रखा। और क्या करवाया इन्होंने, इनके समय में देखिए गीता पंचमेल के 38 चित्र और एवं बल्लभ उत्सव चंद्रिका का चित्रण किया गया। अब देखिए अभी जैसे कि आपको ऊपर ही पता चल गया इस लाइन से कि कृष्ण प्रेमी कितने ज़्यादा रहे हैं, तभी तो उनको शासक मानकर उनका दीवान बनकर राज्य कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। यहाँ राज्य लिखा है, यहाँ राज्य नहीं राज होगा, राज किया इन्होंने। अब देखिए इनके समय में गीता पंचमेल के 38 चित्र एवं बल्लभ उत्सव चंद्रिका का चित्रण किया गया। देखिए ये भी, गीता भी श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है, बल्लभ भी उन्हीं का नाम था, श्री कृष्ण का नाम। अब देखिए इनके समय में क्या कहा जा रहा है, कृष्ण विषयक सर्वाधिक चित्र बने। भीमसेन के समय में कृष्ण विषयक सर्वाधिक चित्र बने। पूरे राजस्थान शैली में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कृष्ण विषयक चित्र किसके समय में बने हैं, तो भीमसेन के समय में बने हैं, और ये कोटा शैली के शासक थे। अब दूसरे शासक अगर देखें तो उम्मेद सिंह, दूसरे शासक का नाम है कोटा शैली के दूसरे शासक उम्मेद सिंह। इनके समय में कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, इनके समय में कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। अभी तक जो पहले राज दरबार, राग रागनियों एवं नायिका भेद से संबंधित चित्र बनते थे, उम्मेद सिंह के समय में उनका स्थान जो है शिकार दृश्यों ने ले लिया।
जो कोटा शैली की एक नई नई पहचान बनी। अभी तक देखिए राग रागनी और नायक नायिका राज दरबार से संबंधित चित्र बनते थे, लेकिन उम्मेद सिंह के समय में क्या होता है, शिकार दृश्यों का चित्र ज़्यादा बनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्मेद सिंह बहुत ज़्यादा शिकार प्रेमी शासक था, इसे शिकार करना बहुत पसंद था और इसके शासनकाल में शिकार से संबंधित सर्वाधिक चित्र बने। इसके पहले हम लोगों ने भीमसेन के बारे में पढ़ा, उनके समय में कृष्ण विषयक सर्वाधिक चित्र बने, लेकिन उम्मेद सिंह के समय में शिकार से संबंधित सर्वाधिक चित्र बने। अब आप सोचिए, जो राजा है जिनका शासन चल रहा है, उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उन्हीं के इंटरेस्ट के आधार पर ही तो कलाकार जो उनके दरबार में संरक्षण पाए रहते हैं अपने राजा के पसंद के हिसाब से ही तो चित्रण कार्य करेंगे। अब इनका जो है भीमसेन का जो इंटरेस्ट था कृष्ण में था, तो इसीलिए इनके समय कृष्ण विषयक सर्वाधिक चित्र बने। अब देखिए उम्मेद सिंह का जो इंटरेस्ट था शिकार करने में ज़्यादा था, तो इनके समय में शिकार से संबंधित सर्वाधिक चित्र बनाए गए। अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखते हैं अगले शासक के बारे में, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय यहाँ क्यों लिखा है? राम सिंह प्रथम के बारे में तो पढ़ा नहीं हमने, लेकिन ये देखिए यहाँ पर हमने राम सिंह प्रथम के बारे में पढ़ा। ये देखिए इनके बारे में यही एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट था कि इन्होंने कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने का श्रेय इनको जाता है, राम सिंह को। ये पहले राम सिंह हैं शासक, वो भी हैं। अब यहाँ पर हम जो पढ़े हैं ये द्वितीय राम सिंह हैं, कोटा शैली के शासक। इनके समय में क्या होता है, उम्मेद सिंह के समय से चली आ रही परंपरा का निर्वहन होता रहा है। अब आप बताइए उम्मेद सिंह के समय से कौन सी परंपरा चली आ रही है? शिकार दृश्यों के ज़्यादा चित्र बन रहे हैं। इनके समय में भी वो चीज़ बरकरार रही, शिकार दृश्यों से सर्वाधिक चित्र बनाए गए। तो वही बात कही जा रही है कि उम्मेद सिंह के समय से चली आ रही परंपरा का निर्वहन होता रहा इनके समय में। और इन्हीं के समय इनका जब शासनकाल समाप्त हो रहा था, उसी समय कंपनी शैली का प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे कोटा शैली जो है पतन की ओर उन्मुख हो जाती है, निष्प्रभावी हो जाती है। कंपनी शैली का इतना प्रभाव पड़ने लगता है कि कोटा शैली निष्प्रभावी हो जाती है और पतन की ओर उन्मुख हो जाती है। अब देखिए इनके समय में एक महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गुमान सिंह जो थे, यहाँ जो गुमान सिंह लिखा हुआ है ये भी शासक थे। यहाँ गलती से इनके अंतर्गत लिख गया है। गुमान सिंह भी एक कोटा शैली के शासक थे। इनके समय का एक प्रमुख चित्रकार था डालू या डालू राम। इसको आप डालू भी शॉर्ट में कह सकते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? डालू राम। इस चित्रकार का, इसने जो है रागमाला का चित्रण किया था। गुमान सिंह की, ये भी एक शासक थे। कोटा शैली के शासक गुमान सिंह के समय में डालू या डालू राम ने रागमाला का चित्रण किया। अब अगले शासक हैं छत्रसाल। छत्रसाल के समय में क्या हुआ? इनके समय के दो प्रमुख चित्रकार थे, रघुनाथ और गोविंद। इनके समय के दो प्रमुख चित्रकार थे और इन दोनों ने मिलकर भागवत पुराण के 4500 चित्रों का चित्रण किया। छत्रसाल के समय के दो प्रमुख चित्रकार रघुनाथ और गोविंद ने मिलकर भागवत पुराण के 4500 चित्रों का चित्रण किया। अब अगले शासक हैं दुर्जन सिंह। कोटा शैली के अगले शासक हैं जिन्होंने कोटा शैली के संरक्षण में योगदान दिया, दुर्जन सिंह। इनका नाम है दुर्जन सिंह। इन्होंने 1844 ईस्वी में कोटा में ही मधुरेश की प्रतिमा स्थापित करवाई। मधुरेश नामक भगवान की प्रतिमा स्थापित करवाई कोटा में ही, इसीलिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। 1848 ईस्वी में करवाई। अब देखते हैं कोटा शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। ये जो जितने चित्र लिखे हुए हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, सबको याद करना ज़रूरी है। सबसे पहला चित्र हो गया राम द्वारा हिरण का शिकार। राम द्वारा हिरण का शिकार। और इस चित्र में ये जो राम हिरण का शिकार कर रहे हैं, इसमें जो लक्ष्मण व हनुमान भी चित्रित है। छोटे छोटे लक्ष्मण को भी बनाया गया है छोटा सा, और हनुमान जी को भी बनाया गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इस चित्र में हनुमान और लक्ष्मण को भी चित्रित किया गया है। दूसरा चित्र हो गया हाथियों की लड़ाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। हाथियों की लड़ाई कोटा शैली का बहुत इंपॉर्टेंट चित्र माना जाता है। तीसरा हो गया स्नान करती नायिका को छिपकर निहारता नायक। स्नान करती नायिका को छिपकर निहारता नायक। अगला चित्र है रूठी हुई नायिका को मनाता हुआ नायक। ये दोनों देखिए रिलेटेड है एक दूसरे से, लग रहा है, तो इसीलिए एक ही साथ लिख दिए हैं। पहला हो गया स्नान करती नायिका को छिपकर निहारता नायक। दूसरा है रूठी हुई नायिका को मनाता हुआ नायक। और इसमें जो है कोटा शैली में नारी सौंदर्य का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। तो नारी सौंदर्य में किस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं? तो आगे देखिए, नारी का दर्पण देखते हुए, अंगड़ाई लेते हुए, पेड़ की टहनी को पकड़े हुए। नारी सौंदर्य में
नारी को दर्पण देखते हुए दिखाया गया है, अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है, पेड़ की टहनी को पकड़े हुए दिखाया गया है। और एक है कि कृष्ण लीला विषयक चित्र इसमें बहुत बनाए गए। कृष्ण लीला विषयक, जैसा कि आपको भीमसेन के बारे में पता ही है कि उनके समय में कृष्ण संबंधी सर्वाधिक चित्र बनाए गए। अब कोटा शैली में भित्ति चित्रों का भी निर्माण किया गया। भित्ति चित्रण कहाँ कहाँ हुए? झाला की हवेली, झाला नामक जो हवेली थी उसकी दीवारों पर भित्ति चित्रण किया गया। अब तो कोई गुफाओं का समय तो था नहीं राजस्थान शैली के दौर में, तो जो हवेली या महल बनाए गए थे उसी की दीवारों पर ही चित्रण कार्य किया गया। तो झाला नामक हवेली की दीवारों पर भित्ति चित्रण हुआ। देवता की हवेली पर, देवता नामक जो हवेली थी देवता जी की, वहाँ भी भित्ति चित्रण का कार्य कोटा शैली में किया गया। अब कोटा शैली के चित्रकारों को अगर देखें, जो प्रमुख चित्रकार थे, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सभी। कोटा शैली के चित्रकार हो गए रघुनाथ, गोविंद, नूर मोहम्मद, डालू राम, लक्षी राम। देखिए जो राजस्थान शैली, इसमें जितने भी मुसलमान चित्रकारों का नाम आ रहा है वो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनका नाम जरूर पूछा जा सकता है। नूर मोहम्मद, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चित्रकार लक्षी राम इसमें है, और डालू राम। डालू राम के बारे में भी हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं, अगर आपको याद हो तो। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने गुमान सिंह के समय में पढ़ा। ये देखिए गुमान सिंह जो शासक थे कोटा शैली के, इनके समय में डालू या डालू राम ने रागमाला का चित्रण किया। तो यहाँ पर ये आपके हो गए कोटा शैली के चित्रकार। रघुनाथ हो गए, गोविंद, नूर मोहम्मद, डालू राम, लक्षी राम। अब देखते हैं कोटा शैली की विशेषताएं। विशेषताएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी की वजह से तो शैलियाँ अलग अलग बटी हुई हैं। देखते हैं विशेषताओं में सबसे पहले स्त्रियों के नेत्र खंजन पक्षी के समान बनाए गए हैं। खंजन पक्षी कैसे होते थे ये मुझे भी नहीं पता, आप लोग गूगल कर सकते हैं, इसकी फ़ोटो देख सकते हैं, इसका अन्य नाम भी पता कर सकते हैं कि कैसा होता था खंजन पक्षी। स्त्रियों के नेत्र जो है कोटा शैली में खंजन पक्षी के समान बनाए गए हैं। और रंगों में अगर देखें तो नीले, पीले एवं हरे रंग की प्रधानता है कोटा शैली में। अभी तक देखिए लाल पीला था, लेकिन यहाँ पर हरा और नीला भी आ गया है। नीले, पीले, हरे रंग की प्रधानता है, और पृष्ठभूमि में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर भूरे रंग का समन्वय कोटा शैली की निजी विशेषता है। यहाँ पर निजी विशेषता का मतलब ये है कि कोटा शैली से ये विशेषता उत्पन्न हुई और किसी शैलियों में ये विशेषता नहीं देखी गई। निजी विशेषता का मतलब है कि इसकी अपनी विशेषता थी। पृष्ठभूमि में हरे और भूरे रंग का समन्वय जो है कोटा शैली की निजी विशेषता में आता है। और प्रधानता किस किस रंग की थी? नीले रंग की थी, पीले रंग की थी, हरे रंग की थी। अब हंसिए देखिए किस रंग के बनाए गए। देखिए अभी तक हम जो शैलियाँ उपशैलियाँ पढ़े हैं उसमें किसी में लाल रंग के हंसिए बनाए गए हैं, किसी में गुलाबी या हरे रंग के हंसिए बनाए गए, किसी में पीले रंग के, किसी में लाल पीला दोनों मिलाया गया है। यहाँ पर देखिए नीला एवं पीले रंगों से हंसिए बनाए गए। यहाँ जो है कोटा शैली में नीले एवं पीले रंगों से हंसिए बनाए गए। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है, गोल पहाड़ियों के मध्य कटीली झाड़ियों का चित्र बनाया गया है। गोल गोल पहाड़ियों के मध्य में चित्रों में जो कटीली झाड़ियों का भी चित्र बनाया गया है। और जो मुख्य चित्र के चारों ओर हरे रंग की एक रेखा दिखाई गई। जो भी मुख्य चित्र बनाए जाते थे उसके चारों ओर जो है हरे रंग की एक रेखा दिखाई गई। ये जो विशेषता है कोटा शैली की, मुख्य चित्र के चारों ओर हरे रंग की रेखा दिखाना, ये बहुत दिनों तक बाद की शैलियों में, बाद की कलाओं में भी देखी जा रही थी कि कोई भी चित्र बना के उसके चारों ओर हरे रंग की रेखा बना दी जाती थी। ये बहुत दिनों तक प्रचलन में थी। कोटा शैली के समाप्त हो जाने के बाद भी इसका प्रचलन जारी रहा। अब एक नोट आज भी आपके लिए है इम्पॉर्टेंट। नाथ द्वारा कोटा में भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का केंद्र है। आपको पता है नाथ द्वारा जो हम लोग मेवाड़ शैली की उपशैली के बाद नाथ द्वारा किसकी उपशैली है? मेवाड़ शैली की उपशैली है नाथ द्वारा। इसमें जो है एक विशेषता थी, पुष्टीय मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का केंद्र था नाथ द्वारा जो था। ऐसा ही कोटा शैली में भी देखा जाता है। कोटा में भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का केंद्र कोटा को भी माना जाता है। तो इन दोनों चीज़ों में एक समानता हो गई, नाथ द्वारा में और कोटा में। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।